स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पोर्ट्स के बारे में। अभी क्या है ना कि पोर्ट्स काफ़ी बड़ी टॉपिक तो है नहीं। मुझे नहीं पता कि कितना नॉलेज है, तो मैंने टीम को बोला था यार इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ती है क्या। तो उन्होंने बताया सर अभी देखो क्या है ना, काफ़ी लोगों को अभी भी बेसिक्स पे डाउट्स है, तो इससे अच्छा कि आप बना डालो, इससे वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बता दी, अगर थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखना कि क्या डाउट है, किस तरीके की। अगर आपको आपकी अगर लंबा सवाल है तो फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पोर्ट्स के बारे में। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट आज के टाइम पे, जब भी एक्सपोर्ट्स का हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहली चीज़ दिमाग में आती है समुंदर, और साथ ही साथ सी पोर्ट्स। जिस देश के पास समुंदर है उनके पास एडवांटेज है, वो कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखो अपने पास तीन साइड पे हमारे समुंदर है, एक साइड पे लैंड है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, इतने सारे पोर्ट्स अवेलेबल है। राइट लेफ्ट सेंटर में कहीं पे भी हमारे पास पोर्ट्स है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए होता है जैसे अफगानिस्तान है। अभी देखो इसके पास तो पोर्ट ही नहीं है। अभी अगर उसको कुछ मंगवाना है तो फिर लैंड से मंगवानी पड़ेगी या किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो अभी दिक्कत ये है कि ना इंडिया के साथ, अगर अफगानिस्तान की अच्छी खासी रिलेशन थी, अभी सुधर रहा है, बट हाँ अगर देखो कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी भी नहीं बनती। अभी तो हार के भी बैठे हैं, तो ज़्यादा खुन्नस खा के बैठे होंगे। तो अभी ऐसा चीज़ें हैं कि यार हम लोग कुछ पाकिस्तान पोर्ट पे पहुंचाएंगे, फिर पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान जाएगा, या फिर हम ईरान पहुंचाएंगे तो फिर ईरान से वो अफगानिस्तान पहुंचेगा। तो अभी आप दिक्कत तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उनके पास समुंदर ही नहीं है, तो फिर वो दिक्कत आ सकती है। तो यही सेम चीज़ बाकी जगह भी आप देख सकते हो। अफ्रीका में तो बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ जगह कीनिया, हाँ पोर्ट है उनकी। अगर कॉन्गो हो गया, साउथ सूडान हो गया, तो जिम्बाब्वे हो गया, तो ये क्या होता है ना, इनके पास अपनी पोर्ट नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि कहीं पे नज़दीक वाली पोर्ट में मटेरियल मंगवाते हैं, तो फिर वहाँ से रेल या ट्रक या रोडवे या कुछ और फैसिलिटी है तो फिर वो अपने लिए मैनेज करते हैं। तो ये नॉर्मली कुछ कंट्रीज़ के लिए दिक्कत हो सकती है, बट एंड ऑफ द डे उनके लिए फ़ायदा है, राइट। तो अभी एंड ऑफ द डे हमारे लिए तो हम फॉर्चुनेट है कि इंडिया के पास तीन साइड पे भी समुंदर ही है। तो फिर हमारे लिए बल्क कार्गो भेजना, कंटेनर में भर के भेजना, देखो कंटेनर किसने इन्वेंट किया वो नहीं पता, बट एंड ऑफ द डे क्या है ना, एक आयरन के डब्बे में, एक मेटल का जो डब्बा है उसमें 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो इसी चैनल पे। तो क्या है ना कि जब कंटेनर में कोई भी माल डाल के हम लोग एक डब्बे के अंदर माल डाल के एक शिप पे डाल के हम लोग भेज सकते हैं, तो फिर कोई भी मटेरियल के लिए कोई लिमिटेशंस यहाँ पे है ही नहीं। तो बल्क में जाएगा, कंटेनर में जाएगा, सेफ्टी भी हो जाएगी, सिक्योरिटी भी हो जाएगा, और कंट्री टू कंट्री वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कुछ उठा के डाल दिया, उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया, वो भी नहीं होती है। बहुत कम चीज़ें होती है गड़बड़ी शिप कंटेनर्स में। जानबूझ के कोई एडजस्टमेंट में करते हैं तो बात अलग है, वरना नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब समुंदर से आप भेजते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है। देखो क्या है ना, कुछ मटेरियल होता है 100 रुपये का, अगर उसको 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन को देना पड़ रहा है बायर को, तो फिर उसको तो 300 रुपये का मटेरियल पड़ रहा है। अभी आज के टाइम पे उसका हैसियत अगर 100 रुपये देने की नहीं है, तो वो 300 रुपये दे के माल मंगवा के अपने जगह यूज़ थोड़ी ना करने वाला है। तो ये दिक्कत है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हाँ यार, अगर मैं एयरलाइन से भेजता हूँ तो इतना महंगा पड़ेगा, तो फिर मैं सी पोर्ट से भेजूंगा, क्योंकि 100 रुपये का माल 102 रुपये में पहुँच जाएगा, तो 2 रुपये उसको खटकेगा नहीं, मगर 200 रुपये बिल्कुल खटकने वाला है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि एक तो उसकी हाई कैपेसिटीज़ है, कितनी चाहिए उतना भर के कंटेनर भेज सकते हो, वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। पूरी शिप भी आप ले सकते हो, या पूरा कंटेनर बुक कर सकते हो, या 4 कंटेनर 5 कंटेनर, जितनी भी कंटेनर्स आपको बुक करके भेजना है उतना आप बुक करके भेज सकते हो। जिसमें इसमें चैलेंजेस भी होंगे। हाँ भाई, समुद्र में जाएगा, अगर सुनामी आ रही है या कहीं पे कोई वेदर का खराबी है, तो फिर ऑब्वियसली उनके चैलेंजेस भी होंगे। काफ़ी जगह आप देख सकते हो कि कंटेनर्स गिर जाते हैं समुद्र में, क्योंकि लहरों के ऊपर अभी शिप जाएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है, तो फिर कभी कभी 1-2 कंटेनर गिर जाते हैं। तो तभी तो मैं बोलता हूँ कि इंश्योरेंस लेके चलो। क्या होता है ना, 2 रुपये तो बच सकता है अगर इंश्योरेंस थोड़ी
कम रेंज वाली हम ले लेते हैं कि हाँ सब कुछ कवर ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो 1000 बार अब मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ भी नहीं हुआ, ना पत्थर भी चू नहीं हुआ उसमें, मगर क्या होता है कि जब मैंने इंश्योरेंस थोड़ी कम वाली ले ली ना, तो मेरी कंटेनर पानी में गिर जाता है। तो ये अपनी बदनसीबी है। तो इससे अच्छा क्या करो कि जब भी आप काम कर रहे हो, एक फुल फ्लज इंश्योरेंस लेके चलो। अगर कंटेनर में पत्थर भी हिलता है अंदर, उसका भी इंश्योरेंस अपने पास है, क्योंकि कभी नहीं पता होता कि टाइम कितना अच्छा है या बुरा है। तो इससे अच्छा क्या करो, जब भी आप काम कर रहे हो तो प्लीज़ ये लेके चलो। दूसरा आता है ड्राई पोर्ट्स, जैसे मैं बता रहा था अफगानिस्तान या कोई भी कंट्री का। अभी इंडिया में भी क्या होता है, अभी मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, ठीक है, थोड़ी लोडिंग, हाँ, अभी मैं बैंगलोर में बैठा हूँ। तो अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो समुंदर है नहीं, तो मैं फिर एक्सपोर्ट कैसे करूँ, तो दिक्कत हो जाती है, राइट। तो फिर गवर्नमेंट वालों ने क्या कर रखा है, मेरे लिए चेन्नई पोर्ट भी है, विशाखापट्टनम पोर्ट भी है, फिर यहाँ पे लेफ्ट में मुझे मंगलुरु पोर्ट है, फिर यहाँ पे कोच्चि पोर्ट है। तो कहीं पे भी मैं मटेरियल भेज सकता हूँ थ्रू आईसीडी। बेंगलोर के पास एक आईसीडी है अपनी, तो बेंगलोर आईसीडी है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारा जो मैंने बेंगलोर में मटेरियल बनवाया हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग मेरी यूनिट बेंगलोर में है, तो उसका जो भी मटेरियल मैं बनाया वो मैं यहाँ पे आईसीडी में ड्रॉप करता हूँ। फिर वहाँ पे मैं फ्राइट फोटो को बोल देता हूँ, भैया देखो मेरा मटेरियल वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ और ये कंटेनर में डाल के आप, ये डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। वो क्या करेगा कि वो मटेरियल सारे कंटेनर में क्लियरेंस लेके, कस्टम क्लियरेंस पे डाल के, इंस्पेक्शन करवा के, कंटेनर पैक करके वो भेज देता है डायरेक्टली टू पोर्ट। जो भी मैं पोर्ट बोलूँ, चेन्नई बोलूँ या मंगलुरु बोलूँ या कोच्चि बोलूँ, तो कोई भी पोर्ट पे निकल जाएगा। तो फिर वहाँ से क्या होता है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मुझे इमीडिएटली नहीं मिलेगी, वो है बीएल कॉपी। क्योंकि क्या होता है ना, जब यहाँ से यहाँ तक जब कंटेनर जाती है तो पूरी लंबा रास्ता है ना, क्योंकि बैंगलोर से मंगलुरु तक जाएगा। फिर मंगलुरु में वो कंटेनर क्या होगा, वो वेसल पे चढ़ेगा, मतलब वेसल मतलब शिप पे। जब शिप वाले, जब कंटेनर शिप में चढ़ जाता है, तभी ये समझ में आएगा कि हाँ अभी ये शिपिंग लाइन वालों ने कंटेनर रिसीव कर लिया है, ये आपका बीएल कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग जो होती है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंसेज, वेरिफिकेशन, जो भी इश्यूज आने थे वो यहीं पे बेंगलोर टू बेंगलोर सॉल्व हो जाता है और कंटेनर निकल जाती है। और ये जो कंटेनर्स निकलती है, ये कैसे निकलेगी, ये नॉर्मली बाय रोड जाएगा या रेल जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो फैसिलिटेशन कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे रेल फैसिलिटी है, सस्ता भी पड़ेगा। बाय रोड तो मैं खुद ही भेज देता हूँ ना, उसमें गवर्नमेंट की तो कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या है ना, रेल में करूँगा तो मेरा खुद का तो रेल नहीं है, राइट, तो फिर मुझे गवर्नमेंट की रेल पे डिपेंड करना पड़ेगा। मगर वो रेल सेंटर्स जो है वो नॉर्मली आईसीडी से लेके पोर्ट तक कनेक्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, सस्ता पड़ेगा। मुझे घर पे ही सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया। वरना सोचो ना, मैंने कंटेनर सारा, मैंने मटेरियल सारा लोड करके ट्रक भेज दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं। अरे सर इसमें सील छुट गया, सर इसमें थोड़ी डॉक्यूमेंट में एरर आ गई, मुझे हर बार ना कोरियर खेलना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, ये लंबा रास्ता जो है ना बेंगलोर टू मंगलोर का, वो मैं आईसीडी में निपटा देता हूँ। आईसीडी में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मेरे फ्राइट फॉरवर्डर और सीएचए ने वेरीफाई करवा दिया और कस्टम वालों ने अप्रूव कर दिया। इसमें मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता। अगर है भी, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ ना, साइन करके दोबारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दो, दिक्कत ही नहीं होती है। अगर आईसीडी आप यूज़ नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं सर, अभी देखो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, कितने पैसे लग रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली मटेरियल ट्रक में लोड करके बाय रोड अगर मैं भेजता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मंगलुरु तक, तो मुझे मान के चलो 8 रुपये का खर्चा पड़ता है पर केजी का, ठीक है। अगर मैं आईसीडी पे ड्रॉप करता हूँ, मुझे पड़ेगा केजी पे 2 रुपये का खर्चा, तो मेरा तो 6 रुपये का फ़ायदा है ना। तो मैं क्यों 6 रुपये अपना खर्चा करके फिर वहाँ तक भेजूंगा, तो उससे अच्छा मुझे यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, आईसीडी पे मैं मटेरियल लोड करवा देता हूँ और भेज देता हूँ। अगर ये काफ़ी बार ऐसा होता है, सर अगर आईसीडी है मगर महंगा पड़ रहा है तो भी मुझे आईसीडी से करना है, यार बेवकूफ़ थोड़ी ना है। एंड ऑफ द डे अगर देखो, अगर मैं आईसीडी से भेजता हूँ तो 6 रुपये लग रहे हैं, अगर मैं डायरेक्टली रोड से भेजूंगा तो मुझे 3 रुपये लग रहे हैं। अरे मेरे पैसे बच रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे मैं क्यों आईसीडी यूज़ करूँगा। देखो आईसीडी हमारे फैसिलिटेशन के लिए है। ऐसा कभी बहुत कम बार होता है कि हाँ उल्टा खर्चा पड़ जाता है, वरना तो ऐसे उल्टा खर्चा तो होता नहीं है। नॉर्मली कहीं से कहीं तक अभी किसी जगह पे ना आईसीडी है ही नहीं। अभी वो क्या करेगा, अभी आंध्रा वाला कोई है, ठीक है, कड़पा का ले लेता है। अभी कड़पा वाला क्या करेगा, अगर उसको चेन्नई वाया रोड भेजेगा उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, राइट। अगर वो क्या करेगा, बेंगलुरु तक आईसीडी लेके आएगा, फिर बेंगलुरु से वो वाया आईसीडी बाय रेल अगर वो चेन्नई भेजेगा, वो तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गया ना।
कि उसको तो खर्चा बढ़ जाता है। या यहाँ पे वेल्लोर देख सकते हो, या वेल्लोर वाला चेन्नई नज़दीक पड़ेगा, वो तो वहीं से भिजवा देगा, फिर यहाँ तक क्यों आने की ज़रूरत है। तो ये सारे क्या होता है कि आपकी लोकेशन क्या है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी भोपाल का ले लो, इंदौर का ले लो, ये सब सारे क्या है ना, ये सारे लॉक सिटीज़ है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि अभी नेपाल है, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्योंकि ये भी लैंड लॉक है ना, इनके पास भी तो समुंदर नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इनको जो भी चीज़ें मंगवानी है नेपाल वालों को, तो ये कोलकाता मंगवाते हैं, फिर वहाँ से नेपाल चला जाता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। तो इनको क्या है कि इनके नज़दीक में कोई भी पोर्ट पड़ता होगा तो फिर उस पोर्ट से काम कर लेते हैं। क्योंकि क्या होगा, वरना अब लंबा रास्ता लोगे, आईसीडी यूज़ करोगे, फिर आईसीडी से उल्टा जाओगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर समुद्र नज़दीक पड़ती है तो डायरेक्टली शिप कर दो, अगर आपको थोड़ी दूर पड़ती है तो फिर आईसीडी है आपके यहाँ पे और वो सस्ता भी पड़ रहा है तो फिर आईसीडी यूज़ करो, वरना फिर जो बाय रोड अगर आप भेज सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, राइट। दूसरा आता है रिवर पोर्ट, जिसके पास समुंदर है। अभी देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में समुद्र नदियाँ बहती है, राइट, रिवर बहते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि रिवर से भी हम लोग कंटेनर भेज सकते हैं। एक दो कंटेनर मैंने देखा था वाराणसी से, वो निकला था, कहाँ चला गया, हाँ, यहीं पे इन्होंने कोई कार्गो पोर्ट इन्होंने डिस्पैच कराया था गंगा नदी के थ्रू। ये पहुंचा था, ये पूरा ये रास्ता जो है ना, यहाँ पे नदी का जो रूट दिख रहा है, ये पूरा बांग्लादेश तक पहुंच गया था जब हसीना थी उधर। अभी हसीना इंडिया में है, राइट। तो अभी हसीना नहीं है तो हम हंस भी नहीं सकते बांग्लादेश के ऊपर, बट एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि हाँ, अगर अभी हमारे रिलेशन ठीक नहीं है बांग्लादेश के साथ, और उनका भी खुद का घर में भी उनका कुछ हिसाब ठीक नहीं है, तो पता नहीं अभी बांग्लादेश का हालत क्या होने वाला है। पॉलिटिकल काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट एंड ऑफ द डे एज अ ग्लोबल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहले क्या हो रहा था, शेख हसीना थी, हम लोग अच्छा खासा रिलेशन पे थे, अभी नहीं है। अभी वहाँ पे इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्ट है और उनका आर्मी का भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पता नहीं यार, दोनों जगह जो पुराने पाकिस्तान है ना, वेस्ट और ईस्ट, दोनों पागल ही जैसे बिहेव करते कभी फिर, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी ये कुछ भी बदले यार, पड़ोसी को नहीं बदल सकते, वो हमारी बदनसीबी है, ये लोग अभी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि पहले एक टाइम पे हमने समुद्र से कंटेनर भेजा था। इतना ध्यान रखो कि अगर रिवर यूज़ करते हो, अगर रिवर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो आप कार्गोज भेज सकते थे, अगर उस दोनों की कंट्री के बीच में रिलेशन ठीक है, तो फिर वही नदी किसी के बीच में आप कार्गोज भेज सकते हो। कोई भी बड़ी भी कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, जो शिप्स समुद्र में चलते हैं उतनी बड़े या छोटे साइज वाले नदी में चलेंगे, तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अगर इसका एक लिमिटेशन है, कम से कम नदियाँ होनी चाहिए। समुद्र नहीं है ठीक है, अगर कम से कम नदी भी नहीं है तो फिर वो महंगा पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट आता है एयर कार्गो। अभी देखो, जिस भी देश अगर आप पॉइंट आउट करोगे ना, कोई भी दुनिया में कोई भी देश को आप अगर आप घुमा के देखोगे, कुछ भी लिमिटेशंस ही नहीं है। अब एयरलाइन तो, क्योंकि हवा में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, कोई भी प्लेन किधर भी चला जाता है जब तक वहाँ पे ज़मीन है लैंड करने के लिए। तो फिर अगर आपके प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई पेरिशेबल है, ख़राब हो सकता है जल्दी, 7 दिन में मेरा बाल ख़राब हो जाएगा, तो फिर एयर कार्गो से आप भेज सकते हो। मगर इसका बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत कीमत का है, बहुत वैल्यू है। देखो क्या होता है ना, कितना भी बड़ी सेफ हम बोलते हैं ना सी पोर्ट में, कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो सकती है यार, क्योंकि बड़ी कीमत वाले जो भी चीज़ें हम लोग भेजना चाहते हैं ना, क्योंकि ये देर से जाएगा, काफ़ी लोगों का हाथ लगेगा कंटेनर पे, और कहीं भी कोई भी तोड़ के लेके जा सकता है। मगर क्या होता है ना, चोरी करने के लिए हवाई जहाज़ में अगर चोरी करना है तो उसको हवा में उड़ना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, तो चोरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि कंटेनर कहीं जाएगा, वेसल्स कहीं जाएंगे, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो एंड ऑफ द डे वो चीज़ें यहाँ पे एयरलाइन में तो है नहीं। अगर आपका वैल्यू है, अगर डायमंड है, ज्वेलरीज है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मैनेज करना होता है। इसके अलावा होता है काफ़ी फास्ट है, हाई सिक्योरिटीज भी मिल जाती है, मगर दिक्कत ये है ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत लगती है।
अगर आपको ये वर्कआउट होता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में चल जाते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो वाया एयर चला जाता है, क्योंकि उसके कॉस्ट भी वर्कआउट हो जाता है हमारे लिए। इतना प्रॉफिट नहीं है, मगर फिर भी क्या है ना, क्योंकि अब शेल्फ लाइफ ही कम है, तो क्या कर सकते हैं। अगर मैं सी के रूट पे अगर मैं भेजूंगा ना, वो सड़ा हुआ ही निकलेगा बाहर जाके। तो इससे अच्छा क्या है कि एयरलाइन यूज़ करो और प्लान ऐसे करो कि उसका कॉस्ट वर्कआउट हो जाए, थोड़े कम पैसे मिलेंगे, मगर एंड ऑफ द डे बायर के पास जल्दी पहुंच जाएगा और माल सही भी निकलेगा। एंड ऑफ द डे मेरा बिजनेस चल पड़ा। तो अभी आपके बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका बिजनेस है और किस तरीके से आप उसको करना चाहते हो। फास्ट चाहिए, महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, एयरलाइन ले लो। सस्ता चाहिए तो सी पोर्ट यूज़ कर लो, समुद्र से भेज दो, राइट। तो FTZ, फ्री ट्रेड जोन, सो ये नॉर्मली कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, ये हर जगह पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होता है। ये नॉर्मली पोर्ट के तरफ का एक जगह होता है जहाँ पे फ्री ट्रेड जोन होते हैं, जो री एक्सपोर्ट के लिए काम आता है। तो ये एक पोर्ट की जगह है, भले वो एयरपोर्ट के नज़दीक में हो या सी पोर्ट के नज़दीक में हो। क्या होता है कि सर मैं कुछ चीज़ें मैं चाइना से मंगवाता हूँ और मुझे ना वहाँ पे वैल्यू एडिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इंडिया में कुछ चीज़ें नहीं बनाता हूँ, मैं चाइना से मंगा के अगर मैंने दुबई भेज दिया, तो दुबई वाला बोलेगा भाई तू तो चाइना का माल भेज रहा है, अपना कहाँ है। मैंने बोला था कि अगर इंडिया और US का, सॉरी दुबई का अगर अग्रीमेंट हुआ है, तो UAE का अग्रीमेंट के हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई 20% का प्रोडक्ट कम से कम इंडिया में बनना चाहिए, या 80% प्रोडक्ट इंडिया में बनना चाहिए। अभी मैं जैसा चाइना से, अभी देखो मुझे पता है कि दुबई में मोबाइल्स बिकते हैं, मैंने चाइना से मंगा दिया और दुबई भेज दिया। अभी दुबई वाला मुझे टैरिफ तो नहीं डालेगा, अगर चाइना डायरेक्टली भेजेगा तो उसको 200 रुपये का टैरिफ है, इंडिया वाले भेजेंगे तो 100 रुपये का माल 100 रुपये में बिक जाएगा, जीरो टैरिफ है। तो वो टैरिफ बेनिफिट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, चाइना से मैं माल उठाता हूँ और डायरेक्टली मैं दुबई भेज देता हूँ। और दुबई वाले भी शान है, वो लोग बोलेंगे कि भैया देखो क्या है ना रोहित भाई, आप थोड़े स्मार्ट हो, दिक्कत ये है ना कि आप ना ऐसे नहीं कर सकते कि वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। आप वहाँ से ले सकते हो, मगर 80% आपका प्रोडक्ट इंडिया में बनना चाहिए, तभी आपको ये टैक्स एग्जिम्पशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा। अभी देख मैं अटक गया ये ड्यूटी के चक्कर में, तो मुझे क्या करना है कि मुझे री एक्सपोर्ट करना है। मुझे इंडिया में नहीं लेके आना मटेरियल, मुझे चाइना से माल मंगवाना है, उसमें मुझे वैल्यू एडिंग करनी है 20%, 30%, 40%, जो भी अग्रीमेंट के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ पे वेयर हाउस लिया, वहाँ पे स्टोरेज लिया, वहाँ पे बंदों को लगाया कि भैया आप ऐसे ऐसे चेंजेस करो और इसमें जो भी है वैल्यू एडिंग करो। अभी क्या होता है ना कि मोबाइल तो लेके आया, उसमें डायमंड में चिपका के भेज रहा हूँ, राइट, तो वो मान के चलो कि वैल्यू एडिंग हो गया। तो वैल्यू एडिंग करके फिर मैं क्या करता हूँ, उसी को मैं दोबारा री एक्सपोर्ट करता हूँ। जो चीज़ें मैंने मंगाया मगर उसका मैं कुछ नहीं कर रहा, फ्री ट्रेड जोन पे मैंने उसको रुकवाया, उसमें वैल्यू एडिंग किया, बंदों को लगाया, फिर वहीं से वो निकल जाता है। इसमें कोई कस्टम ड्यूटी की देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप इसको री एक्सपोर्ट करते हो। इंडिया का तो कोई कस्टम ड्यूटी लगता ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया में माल मंगवाया ही नहीं है। मैंने सिर्फ फ्री ट्रेड जोन में माल मंगवाया, वहाँ पे पैकिंग और वैल्यू एडिंग किया और वहीं के वहीं दूसरे देश में निकल गया। जो भी मैंने मंगवाया था, इंपोर्ट किया था, वो री एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए मंगवाया था, और कोई चीज़ मैं इंडिया में नहीं लेके आ रहा हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या बोलता है, ठीक है ना, एंड ऑफ द डे इंडियन गवर्नमेंट का भी फायदा है, क्योंकि पैसे तो इंडियन कंपनी में ही आ रहा है। तो बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है यार, कर लो। तो फिर ये री एक्सपोर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होती है। हाँ, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है तो फिर वो लगेगी, क्योंकि इंडिया से भी आप री एक्सपोर्ट तो कर रहे हो ना, एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट तो कर रहे हो। तो चीज़ें मैटर करती है कि कौन से HS कोड पे काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो। फिर इसका क्या होता है ना, ये लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह फ्री ट्रेड जोन्स है, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ जगह डिफाइंड होते हैं और उसके लिए भी परमिशंस लगते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद ये होती है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये भी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स है। ये कोई भी कंपनी अगर फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर जगह लेती है या वहाँ पे इंडस्ट्री लगाती है ना, तो वो मेनली ओरिएंटेड होता है एक्सपोर्ट के लिए। तो इस स्पेशल जोन में अगर आपने ले लिया तो आपको टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स मिलती है, आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो उसमें लोन्स आसानी से मिल जाएगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स मिल जाते हैं, और ये ज़्यादातर आपको पोर्ट के नज़दीक भी मिलते हैं। और उस जोन में क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चर करो, डायरेक्टली पोर्ट पे भेज दो, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसका प्री अप्रूव्ड होता है। एक बार सारा अप्रूवल ले लिया तो इसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को,
ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर बनाया, सीधा एक्सपोर्ट करते रहो, जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करो और जल्दी निकलता है। अगर ये चीज़ें, अगर मैं बैंगलोर में बैठ के मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मैं काम करता हूँ, तो मुझे कोई भी पोर्ट में मैं कहीं पे भी रह के भी आप कर सकते हो, मगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वहाँ पे जगह डिफाइंड होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकती है। आप कोई बाहर वाले, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में ले लिया है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग से डिफाइन होता है। अगर वहाँ पे आपको जगह मिलती है, आप प्रपोजल भेजते हो, आपका प्रपोजल अप्रूव होता है, वो भी डिफाइन होता है कि कितना काम दे रहे हो, कितना वॉल्यूम एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या बेनिफिट ले सकते हो, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वो मैटर करते हैं। दूसरा आता है रोरो। रोरो पोर्ट्स नॉर्मली होते हैं ऑटोमोबाइल हब्स के लिए, जैसे चेन्नई है। चेन्नई में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल्स बड़े बहुत सारे मशीन्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमोबाइल्स की वहाँ पे चेन्नई में बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ें ऐसे वाले पोर्ट्स में क्या होता है कि ऐसे ही वेसल्स आते हैं। अभी देखो, कार हो गए, मशीन्स हो गए, जो भी चीज़ें हम लोग भेजना चाहते हैं ना, ये हम लोग नॉर्मली कंटेनर में भी भेज सकते हैं। मगर क्या होता है कि अगर मुझे 200-300 भेजने हैं, तो एक कंटेनर में कितने से ज़्यादा कितना जाएगा, 3 से 4, और उसको एंगल पे बिठाना पड़ेगा, उसको हर बार लोडिंग निकालना, बाहर करना, वो सारी चीज़ें रहेगी। अगर मैं रोरो पोर्ट से अगर एक पूरी वेसल बुक करूं और 300-400 गाड़ियाँ इकट्ठा ही चढ़वा दूं और उसमें कोई भी एक गाड़ी का भी डैमेज नहीं होता है, तो ऐसे अगर मुझे कोई भी फैसिलिटेशन मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी इतने सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स भी है, तो चेन्नई और साउथ इंडिया में बहुत कुछ बनते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो रोरो पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, जो मशीनरीज के लिए है, बड़े बड़े अर्थ मूवर्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक एक कंटेनर में डालना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फैसिलिटेशन ऐसे करते हैं जहाँ पे रोरो पोर्ट्स रेडी करते हैं और वहाँ से जो भी मूवेबल प्रोडक्ट्स है उसको आप जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। इसका नेक्स्ट आता है कि फास्टर लोडिंग या अनलोडिंग हो जाती है, जो भी बाहर से आ रहा है उसको उतार दो, जितना निकालना है वो निकाल दो, फिर ये चीज़ें मैनेज होती है। मगर ये पोर्ट्स नॉर्मली सिर्फ कार्गो के लिए होता है, वो भी रोलेबल वाले जिसके पहिए होते हैं। दूसरा आते हैं बल्क कार्गो। इसमें तो दुनिया भर के चारकोल, माइनिंग, जो भी मटेरियल्स है, जो भी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि सर ये चीज़ है ना कंटेनर में लोड नहीं होती, चारकोल हो गया, कोल हो गया। अभी देखो 1000 मेट्रिक टन भेजना है, अभी कंटेनर में 20 मेट्रिक टन जाएगा या 30 मेट्रिक टन जाएगा, अभी मुझे 1000 भेजने तो कितने कंटेनर लग जाएंगे। तो इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रेक बल्क कार्गो भेज देता हूँ। ब्रेक कार्गोज होती है जहाँ पे मुझे माइनिंग का मटेरियल भेजना है, आयरन भेजनी है, स्टील भेजना है, आयरन ओर भेजनी है, आजकल तो रिस्ट्रिक्टेड है, मगर फिर भी अगर भेजना है तो एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें भेज सकते हैं। अभी चावल भेजना है, कितने मेट्रिक टन, कितनी बड़ी बड़ी शिप में जाती है, तो इतना थोड़ी ना मैं कंटेनर में लोड करते बैठूंगा, क्योंकि कंटेनर का भी खर्चा है, और इतना सारा अगर मैंने कंटेनर ले लिया बाकी चीज़ों के लिए, कंटेनर का डिमांड बढ़ जाता है, तो फिर कंटेनर महंगे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शिप की पूरी शिप खाली पड़ती है, उसमें एक जगह आपको अलोकेट होगा कि आप पूरा शिप ही आप ले सकते हो। पूरा शिप लेके पूरा ऑयल भर लो, वो टैंकर वाली शिप आती है, LNG भर लो, कोल भर लो, ग्रेन भर लो, चावल दाल जो भी भरना है वो भर के आप निकाल सकते हो। उसका बड़ी हैंडलिंग्स होती है, ये सिर्फ बड़ी शिपमेंट के लिए होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक दो कंटेनर का है तो फिर मुझे ब्रेक बल्क करना है, तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक दो कंटेनर के लिए ब्रेक बल्क नहीं माना जाएगा। हज़ारों मेट्रिक टन की है तो फिर ये वैल्यूबल आपके लिए लगेगी। और दूसरा, ये सारे शिपिंग लाइन या फ्राइट फॉर्डर जो भी बड़े कार्गोज हैंडल करते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है। जो छोटे मोटे फ्राइट फॉर्डर्स हैं उनके पास ये फैसिलिटी नहीं रहेगी। जो लोग ब्रेक बल्क हैंडल करते हैं वो लोग आपके लिए मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट लगेगी, उसकी क्रेन या उसकी जो सिस्टम्स होते हैं वो थोड़ी अलग किस्म के होते हैं। आपको एग्जैक्टली क्या होता है ना, इंडिया वालों को भी पता होता है, इंडियन गवर्नमेंट को तो पता है कि भाई हमारे यहाँ पे कौन से मिनरल्स एक्सपोर्ट होता है। अभी कोई भी मेटल या मिनरल जो एक्सपोर्ट होती है उसके हिसाब से वो कहाँ पे है, अभी वो कहाँ से लोड हो सकती है, इसके लिए हमने अलग अलग से पोर्ट्स बना रखे हैं। अगर वो लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि कौन सी जगह पे है, कौन से मिनरल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पोर्ट और डेस्टिनेशन लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स होता है। कुछ जगह क्या होता है ना, यहाँ से दुबई में वॉल्यूम है, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे ना अगर मैं मुंबई से ना दुबई कुछ भेजूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ना, यहाँ से यहाँ बड़ा वॉल्यूम है। अगर वही चीज़ यमन या ओमान में अगर मुझे भेजना है
तो मुझे उतना वॉल्यूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा शिप लेता हूँ, मुंबई से मैं सीधा दुबई निकलवाता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ से क्या करता हूँ कि सारे कंटेनर मैंने उतरवा दिए, और वहाँ पे मैंने छोटी शिपमेंट या छोटी जो वेसल होती है, छोटी जो शिप होती है, उसमें ना यहाँ से मैंने 200 कंटेनर भेजे, और वहाँ से मैंने 10 कंटेनर निकाले, और वो 10 कंटेनर छोटे शिप में डाल के मैंने ओमान भेज दिए। तो ये जो पोर्ट होते हैं ना इनके, वो उसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, जो बीच में रुकते हैं, जहाँ पे एक दो वेसल सामने निकाल के फिर, क्योंकि क्या होता है ना, ये कार्गो ट्रांसफर हब से होता है। बेसिकली क्या है, एक वेसल से निकाल के दूसरे वेसल में डाल के रूटिंग चेंज करो, राइट। उसमें मेन चीज़ ऐसी होती है ना कि हम लोग बचपन में, जब अभी भी अगर बस रूटिंग्स अगर आप जानते हैं, डायरेक्टली फ्लाइट नहीं है, स्टॉप ओवर आप मान सकते हो कि मुझे अभी दिल्ली डायरेक्टली जाना था मगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया मुंबई है, तो मैं बैंगलोर टू मुंबई उतरूंगा, फिर मुंबई में मेरी दूसरी फ्लाइट है, फिर दूसरी फ्लाइट में बैठ के मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, राइट, या स्टॉप पॉइंट। तो वहाँ पे जाके ये मटेरियल ट्रांसशिपमेंट में होती है। और ये ट्रांसशिपमेंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके एलसी के अंदर, अगर आपने एलसी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एलसी का वीडियो देख लीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट में भी मैंने ये बात करी थी, अगर ट्रांसशिपमेंट अलाउड है या नहीं है। अगर ट्रांसशिपमेंट अलाउड है तो फिर आप ट्रांसशिपमेंट की जो भी फैसिलिटेशन है वो यूज़ कर सकते हो। अगर ट्रांसशिपमेंट की अलाउड नहीं है तो आपको डायरेक्टली वेसल देखना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकेगा, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट में थोड़ी डिलेज भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकता है, और माल गायब भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग्स फॉर लॉन्ग रूट्स, पैसे बच जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट में काफ़ी जगह रुक रुक के, या छोटी वेसल, अभी पूरा बड़ा शिप लेके मैं इतना लंबा जाने से अच्छा छोटी छोटी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, फिर वहाँ पे 10 छोटे शिप में निकलवा देता हूँ, तो मेरे लिए पैसे बच जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो है डबल हैंडलिंग वाली, जैसे मैं बताया, एक जगह माल उतारना पड़ेगा, अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई तो फिर गया, वो बड़ी रिस्क हो जाती है। तो वो चीज़ें अगर आपके बायर को ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आपका एलसी इसमें फंस सकता है। थोड़ा सोच समझ के जो भी आप देखो, एंड ऑफ द डे अगर आपका इनकोटर्म, सब चीज़ें लिंक्ड होते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है ना कि ये सर ये चीज़ें क्यों समझा रहे हो, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सपोर्ट में। भाई सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। इनकोटर्म गलत हो गया तो फिर ये आपके गले में पड़ सकता है। एलसी में गलत लिख दिया कि ट्रांसशिपमेंट अलाउड नहीं है, तो फिर आपने ऐसे वाले पोर्ट बुक किया जब आप डीडीपी पे कर रहे हो, तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो आपको देख समझ के काम करना होता है। जो भी इस चैनल पे वीडियोस डले हुए हैं, बिना मतलब के कुछ भी नहीं डलता। तो सोच, क्योंकि हम लोग हर दिन का काम है ना, तो हम इतने कंपनीज के साथ काम करते हैं, इतनी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, ऑलमोस्ट 17 इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ हमें एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे तो जो भी डालते हैं ये सारे अपना एक्सपीरियंस ही है, जो भी हम भुगत रहे हैं या किसी को भुगतते हुए देखा हुआ है, सारे तकलीफें यहाँ पे बताया जाता है। तो कम से कम ये गलतियां मत करो, राइट। तो इसके बाद भी करना है, ठीक है यार, अपना पैसा है, डुबाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे करके आप सोच समझ के जो भी करना है, एंड ऑफ द डे सोच समझ के कर लो। ट्रांसशिपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको टर्म में अगर आपने डीडीपी डाला हुआ है तो ट्रांसशिपमेंट का अप्रूवल आपके पास बायर का चाहिए, और एलसी में क्या मेंशन हुआ है वो देख लेना, पेमेंट टर्म क्या है उसके हिसाब से एलसी में क्या लिखा गया है, एलसी में अगर ट्रांसशिपमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, इनको टर्म कौन सा फाइनल किया है, पेमेंट टर्म क्या फाइनल किया है, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा एचएस कोड क्या फाइनल है। ये सब कुछ रिलेटेड होता है। कुछ भी एक गड़बड़ी करी तो आपको पूरा जो चक्कर है ना एक्सपोर्ट का वो फंस सकता है। दूसरा आता है स्मार्ट पोर्ट्स। ये आजकल थोड़े टेक ओरिएंटेड जो पोर्ट्स होते हैं, जो चाइना में है, यूएस में भी है, कुछ और जगह मैंने 2-3 जगह मैंने देखे हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस हो रहा है। अभी मान के चलो, अगर हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना दिन लगेगा मुझे बीएल लाने में, 3 से 4 दिन, 2 दिन ऐसे। अभी चाइना में क्या होता है कि सुबह भेज दिया, शाम तक आपका बीएल हाथ में आ गया। अरे यार आज ही तो आपने बोला था आप निकल गया, हाँ कंटेनर निकल गया, कोई टेंशन ही नहीं है। वहाँ पे तो एक दिन में बीएल निकल जाता है, क्योंकि इतना फास्ट उनका रोटेशन है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो वेसल खड़े हुए हैं वो अनलोड होगा, फिर उसके ऊपर जो लगने थे वो लोड होंगे, फिर वो वेसल निकलेगा, तो फिर पीछे से दूसरा वेसल आएगा। तो इसका जो क्या है ना, जैसे हम लोग पार्किंग में नहीं बोलते कि हाँ एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी आएगी, टोल में लगते हैं यार इतने सारे। अभी फास्टैग लगने के बाद भी हमारी हालत इतनी बुरी है कि हमें फिर भी 15 मिनट वेट करना ही पड़ रहा है, भले पैसे के लेन देन कुछ नहीं है, क्योंकि वो टैग तो डिटेक्ट ही नहीं करता। अभी देखो, एक
गाड़ी निकलेगी फास्टैग से, सो दूसरी गाड़ी आके खड़ी होगी, तो उसका स्कैन होगा, फिर वो गाड़ी निकले। अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो कार्गो शिपमेंट में, सी रूट में, तो क्या होगा कि एक कंटेनर निकलेगा, एक कंटेनर सारे लोड हो गए, एक शिप निकला, तो दूसरा शिप आएगा, क्योंकि उसमें तो माल है ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि वो माल लेने आया देगा कुछ नहीं, माल देगा भी वही है और माल लेके भी वही जाएगा, क्योंकि उसको क्या है ना, दोनों जगह से तो कमाना है, वरना तो वो तो घाटे में जाएगा। वो क्या करता है, कोई भी शिप आएगा, माल लेके आएगा, उसको अनलोड करेगा और फिर नया माल लोड करके वो निकलेगा। ऐसे जो निकलते रहते हैं ना एक के बाद एक, तो इसका जो है ना इंडिया में अभी भी स्पीड बहुत कम है। कुछ पोर्ट्स है बहुत फास्ट है, कुछ पोर्ट्स अभी भी बाबा जमाने वाले हैं, जो भी आज़ादी से पहले बनी हुई पोर्ट है, या वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी ऐसे ही हैं, या गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी कुछ फंडिंग्स आई हुई है, कितना ठीक हुआ है पता नहीं, बट एंड ऑफ द डे आज भी हम लोग देखते हैं कुछ हद तक काफ़ी चैलेंजेस होती है। मगर कुछ कंट्रीज़ हैं, अच्छा है तो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चाइना में कुछ पोर्ट्स इतने फास्ट हैं जो फटाक फटाक से लोड होते हैं, आते हैं, लोड होके निकल जाते हैं, सेम डेज डिस्पैच होती है। हमारे यहाँ पे 2 दिन की डिलीवरी टाइम होती है, या 2 दिन के बाद वो कंटेनर निकलेगी, ऐसे काफ़ी सारे हॉल्टिंग टाइम्स आ जाते हैं। तो ये आज भी दिक्कत है, बट एंड ऑफ द डे चलता है। बट ऐसे स्मार्ट पोर्ट्स आजकल बने हुए हैं, अगर वहाँ से अगर आपका डिस्पैच हो सकता है, अगर आप इंडिया में डायरेक्टली डील नहीं करते हो, आपने हाई सी सेल पे काम कर रहे हो, चाइना का माल लेके बिना इंडिया में मटेरियल लेके आए हुए आप बीएल स्विच करके कहीं पे भी दूसरी जगह बेच के सिर्फ बीच का जो कमीशन है वो आप ले रहे हो, तो फिर स्मार्ट पोर्ट्स आपके लिए काम आ सकते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज बेस के लिए। हाईटेक जो पोर्ट्स होते हैं ना, ऑटोमेशन पे चलते हैं, लोगों की कम रिक्वायरमेंट है, और जो भी सारे सिस्टम है वो काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जो सारे ऑटोमेशन पे चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती है। रोबोट्स कंटेनर्स कैरी करते हैं, हमारे यहाँ पे ना फोकलिफ्ट्स कैरी करते हैं, जो क्रेन्स होते हैं ना वो कंटेनर उठा के रखते हैं। अगर कंटेनर जो ऑपरेटर है, अगर कंटेनर ऑपरेटर छुट्टी मार गया तो कंटेनर तो खाली रह गया। मगर जो रोबोट वाली लिफ्टर्स होते हैं, ये तो छुट्टी मारने की क्या ज़रूरत है, तो डब्बे निकलते रहते हैं। तो यही मेन चीज़ होती है। जब अभी देखो अमेज़ॉन की 1 डे डिलीवरी और इंडियन पोस्टल सर्विस की डिलीवरी, कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो उसी हिसाब से ये भी है। स्मार्ट पोर्ट्स जहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फास्ट कंटेनर्स लोडिंग और डिस्पैच होती है, वेसल्स के अराइवल्स और डिस्पैच फास्ट होता है, वो चीज़ें इंडिया में अभी भी अवेलेबल नहीं है। दिक्कत आज भी हमारे यहाँ पे है, अग्री करना है, इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ट्राई करनी है, अगर गवर्नमेंट चाहता है। ये सारे मोदी जी के हाथ में ना, मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखे हैं, सारी नॉलेज मैंने शेयर करी हुई है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना। ये तीनों भाषा में आने वाली वीडियो है, तो इसमें नीचे कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो या मार्केट के बारे में जानना चाहते हो और उसके लिए कोई वीडियो आपको स्पेसिफिकली चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि, और वो जिस लैंग्वेज की वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो उसी लैंग्वेज में वो वीडियो आने वाला है। आपको हिंदी में वीडियो चाहिए, मगर आप जाके कन्नड़ वाले जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट लिखते हो कि सर मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो फिर वो कन्नड़ा लैंग्वेज में ही वीडियो आ जाएगा। तो इसलिए बेसिक क्या है कि जो लैंग्वेज में आपको वीडियो चाहिए उसी लैंग्वेज के नीचे जाके आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो भी वीडियो आप चाहते हो मुझे बनाने के लिए, तो फिर वो उसी भाषा के नीचे या उसी भाषा की वीडियो के नीचे आप कमेंट डालिए, मैं उसके लिए रेस्पॉन्ड करता हूँ। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको नॉलेज दे रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। दूसरी, बेल आइकन टर्न ऑन कर लेना। ये हर दिन वीडियोस थोड़ी अलग अलग टाइम पे लग रहे हैं, क्योंकि मेरा भी थोड़ी बहुत शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, तो रिकॉर्ड करने के टाइम पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अगर जब भी वीडियोस आए आपको पता चले तो प्लीज़ बेल आइकन टर्न कर लेना। और दूसरा देख लेना कि प्लेलिस्ट कौन सी है। अगर हिंदी प्लेलिस्ट है, अब थोड़ी बहुत क्या हो रहा है ना आज के टाइम पे ना, हम लिखना छोड़ दिया कि कौन से लैंग्वेज का है, तो इससे अच्छा क्या करो आप नीचे जाके ना प्लेलिस्ट देख लेना, अगर वो कौन से प्लेलिस्ट पे डला हुआ है, हिंदी की प्लेलिस्ट है या इंग्लिश प्लेलिस्ट है या कन्नड़ा प्लेलिस्ट है, तो उसके हिसाब से आपके लिए वीडियोस बदल जाते हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करके आप वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।